तब्दीली वहां नहीं रही। तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम से सीधा तो मेरा नाम जवान सिंह है। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मईशत के हवाले से, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे आज से अपने ऑफिस का चार्ज संभालते ही सबसे पहले जो मुलाकात उन्होंने की है वो मुआशी माहिरीन के साथ की है। सिर्फ यही नहीं, कल जब कौमी असम्बली में इलेक्शन जीता शहबाज शरीफ ने वजारत उस्मा का, तो अपनी तकरीर का जो उन्होंने फोकस रखा वो मईशत को ठीक करने के हवाले से। दो तीन बुनियादी सवालात हैं मईशत को ठीक करने पर। सबसे पहले तो ये तयन करना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में मईशत किस हालत में छोड़ के गई है साबिका हुकूमत, क्योंकि साबिका हुकूमत ये क्लेम करती रही, उनका ये दावा था कि 5% से भी ऊपर जीडीपी वो छोड़ के जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत का दावा था कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो अगली किस्त है पैसों की वो IMF ने फ़िलहाल रोक ली है। जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उसके साथ IMF ने कहा कि बातें जब आगे चलेंगी तो फिर देखा जाएगा कि इस किस्त को किस तरह से लेना है और क्या रीनिगोशिएट वगैरह होगा। तो बहरहाल देखना सबसे पहले ये होगा कि इमरान खान की हुकूमत मईशत को किस हालत में छोड़ के गई है। बहुत अच्छी हालत, बहुत बुरी हालत, या सस्टेनेबिलिटी की एक सूरत हाल है। और इसमें अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज जाहिर है फूड इन्फ्लेशन, महंगाई पे काबू पाना होगा। उसको किस तरह से टैकल करेगी। बाकी चैलेंजेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, करंट डेफिसिट, गर्दशी कर्जे, सर्कुलर डेट, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट IMF के साथ रीनिगोशिएट किस तरह किया जाएगा। तो आज के प्रोग्राम में, आज के स्पेशल प्रोग्राम में जो कि इकॉनमी के हवाले से है, हम खास तौर पर डिस्कशन करेंगे, सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत को चैलेंजेस क्या हैं और इमीडिएट मेजर्स क्या लेने चाहिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके और मईशत को बेहतर किया जा सके अगर उसकी हालत अच्छी नहीं थी। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हमने मुल्क के जो आला तरीन चोटी के दिमाग हैं मुआशी माहिरीन, उनको दावत दी है। सबसे पहले जी बात करते हैं डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, मुल्क के मायनाज इकोनॉमिस्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब। जी थैंक यू। वालेकुम सलाम मैडम। सर एक तो जरा पोस्टमार्टम कर दीजिएगा कि आपके नज़दीक पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर स्टैंड कर रही है, इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की सूरत हाल क्या है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए मईशत के चैलेंजेस क्या हैं? देखिए थोड़ा सा अगर मैं पोस्टमार्टम करूँ जी, तो पिछली जो हुकूमत थी उसके तकरीबन चौथा साल भी चल रहा था जी, तो पहला साल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। राइट। और हम IMF में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, वो निगोसिएशन चल रही है। तो उस अनसर्टनिटी की वजह से चीज़ें जो उन्होंने इनहेरिट किया था वो काफ़ी ख़राब हालत में इनहेरिट किया था। तो एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी कि ये आके थोड़ी बेहतर करेंगे, लेकिन चूंकि अनसर्टनिटी थी, किसी को कोई पता नहीं चल रहा कि जाना किस तरफ है, तो वो चीज़ें अच्छी होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो गई। ठीक। फिर हम चले गए सेकेंड ईयर में 2020 के जब में हम पहुंचते हैं तो आ गया पेंडेमिक की वजह से सारी दुनिया की मईशत तबाह हुई, उसके असरात पाकिस्तान पे भी पड़े, लेकिन पाकिस्तान पे उतने ज़्यादा असरात नहीं पड़े जितना कि बाकी दुनिया के मुल्कों में पड़े हैं। तो उसको उस वक्त की हुकूमत ने पेंडेमिक को तो बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और मईशत में बेहतरी आई। अब हैरान होंगे कि पेंडेमिक के दौरान में कैसे बेहतरी आ गई। इसलिए बेहतरी आ गई कि IMF का प्रोग्राम फरवरी 2020 में सस्पेंड हो गया था। तो जब भी IMF का प्रोग्राम होता है तो उसमें हाराकारी किस्म की चीज़ें होती हैं, बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ। हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था कि वो करे क्या तो क्या करे, वो वेट एंड सी में लगे रहे। लेकिन जब IMF का प्रोग्राम सस्पेंड हो गया और काफ़ी अरसे तक सस्पेंड रहा वो, तो उसकी वजह से एक हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आया। तो आप देखें कि 2021 का जो माली साल था वो ज़रा बेहतर तौर पे, जिसमें ये 5.6
7% की बात कर रहे हैं, वो एक लो बेस से ऊपर की तरफ आया था, तो हमें इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये था कि वो 5.7% ग्रोथ ज़रूर था। इंडस्ट्रीज में भी एक्टिविटी शुरू हुई थी। ये इसलिए हुई थी कि IMF का प्रोग्राम सस्पेंडेड था। फिर हमने जब IMF से बातचीत शुरू कर दी, फिर वही शुरू हो गया, बिजली की कीमत बढ़ाओ, गैस की कीमत बढ़ाओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाओ, एक्सचेंज रेट आप देख रहे थे कि कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो इस किस्म के फिर वो हम उसी पुराने डगर पे चल पड़े थे। तो मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें बेहतरी हुई हैं, कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं। सर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए आप समझते हैं जो चीज़ें खराब हुई हैं, चैलेंजेस क्या हैं मईशत के हवाले से? सबसे पहले चैलेंज तो ये है कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, ख़ासकर फूड इन्फ्लेशन, ये परसिस्टेंट रहा है पिछले 3 साल 3.5 साल से, बिल्कुल रहा है। और इससे जो गरीब तबका था वो पिस गया। इवन मिडिल इनकम भी फूड इन्फ्लेशन की वजह से पिस गया। और उसके मेरे नज़दीक 2 वजूहात थे। एक तो ये था कि आलमी पेंडेमिक की वजह से सप्लाई डिसरप्शन हुई, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, और उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट के चार्जेस, फ्रेट होते हैं शिप के, उसके कॉस्ट बढ़ गई। तो वो एक ग्लोबल महंगाई आ गई। आप अमेरिका में भी 40 साल में इतनी महंगाई कभी भी नहीं थी जो आज वहाँ पर भी है। एक तो वो था, दुनिया में हुई है। दूसरी जो वजह है वो हमारे एक्सचेंज रेट का परपेचुअल डिक्लाइन होना, उसने भी हर इंपोर्टेड आइटम की चीज़ें जो है वो आसमान में पहुंचने लगी। लेकिन गरीब तो बेचारा जब ये मार्केट में जाएगा उसको तो इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं है कि ये ग्लोबल की वजह से हो रहा है या एक्सचेंज रेट की वजह से हो रहा है। वो तो जब जाता है मार्केट में, देखता है कि चीज़ें महंगी हुई हैं, चीख व पुकार मचता है। तो सबसे पहले इन चीज़ों पर तवज्जो देनी होगी। दूसरी चीज़ है जो उनको तवज्जो देना है कि हमारा एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बिल्कुल 2018 में पहुंच चुका है। इस साल का बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन इंपोर्ट उससे कहीं ज्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमारा बैरूनी अकाउंट का खसारा, मैं चीख के थक गया 3.5 साल तक कि खुदा के वास्ते अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव इंपोर्ट कंप्रेशन पॉलिसी आप अडॉप्ट करें। लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आप गैप जो है, आप देखें कि इस साल जो है तकरीबन मुझे जिस तरीके से हम जा रहे हैं, ये बहुत करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 18 बिलियन के करीब होगा। यही 18 बिलियन जो 2018 के माली साल में जो उन्होंने इनहेरिट किया था वही छोड़ के जाएंगे। तो नए प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो 2 है। बजट के खसारे को कम करना है। आप एक्सपेंडिचर को फ्रीज कर दो, बिल्कुल फ्रीज कर दो कि आज जिस सतह पे है ये जून तक इसी सतह पे रहेगा। अगर आपने प्रोजेक्ट डालना शुरू कर दिया और फिर उसी पुराने डगर पे चल पड़ गए, रिबन कटिंग प्रोजेक्ट डालने शुरू कर दिए आपने, फिर आप भी उसी डगर पे चलेंगे। इसलिए अगर आपने इस मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, अपने एक्सपेंडिचर को फ्रीज करें, फ्रीज कर दें बिल्कुल, और अपने इंपोर्ट को कर्व करें अग्रेसिव तरीके से। नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स आइडेंटिफाई करें कि नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स कौन है। कि अगर ये, अब आप सोचें कि जिस मुल्क में क्राइसिस हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, डॉलर नहीं है, मांग के हम दुनिया से डॉलर हासिल कर रहे हैं, उस मुल्क में BMW कार इंपोर्ट हो रहा है। आप हैरान होंगे कि हम झाड़ू इंपोर्ट करते हैं बर्मा से, म्यांमार से। क्या ये मुल्क को हम इस तरीके से चलाएंगे कि जेब में पैसे नहीं है, BMW कार के लिए है, अमीरों को पैसे बांट रहे हैं कि जाओ ये डॉलर लो और जाके 2 पेमेंट करो। इन सब चीजों को रोकना है। अग्रेसिव एंड येट सेलेक्टिव। और सेलेक्टिव सिर्फ वो हो कि जो नॉन एसेंशियल है, जो अगर 2 साल पाकिस्तान में ना आए तो पाकिस्तान में कोई क़यामत नहीं टूटेगी। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करें, अमल करें। ये 2 मेरी सजेशन है उनसे। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करें, एक्सचेंज रेट को नीचे की तरफ लाएं। एक चीज आपको और बता दूं, गवर्नर का जो हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर है, इनका टेन्योर खत्म हो रहा है 4 मई को। इनकी पूरी कोशिश है कि मुझे 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाए। और ये जो थोड़ा आपने देखा एक्सचेंज रेट आया है, ये इनको बेट के तौर पे, जो होता है ना मछली के लिए बेट, ये इनको फंसाया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर को कि देखिए मैंने तो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, एक्सचेंज रेट को मैं इतने नीचे ले आया हूँ। इनकी चाल पे ना चले। इस मुल्क में बड़े अच्छे गवर्नर हैं। इस गवर्नर ने जितना इमरान खान को नुकसान पहुंचाया है, इनके शर से बचें। ये प्राइम मिनिस्टर से मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि इससे बचें आप, इस शख्स से।
ये इनको भी ले डूबेगा जिस तरीके से उसने पहले वालों को ले डूबा है। ये मैं आपकी तरफ से पैगाम दे रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर को। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब, बहुत ज़बरदस्त आपकी सजेशन सामने आई हैं एंड आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम के जरिए नई हुकूमत, शहबाज हुकूमत तक ये तमाम सजेशंस पहुंच जाएंगी। प्रोग्राम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शब्बर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन FBR हैं, टैक्स के मामलात को बहुत बेहतरीन अंदाज में समझते हैं, एंड खुर्रम हुसैन साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त, माया नाज मारूफ इनका नाम है पाकिस्तान में। मेरे साथ डॉक्टर कैसर मंगाली साहब मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, आप मुझे बताएं कि नई गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हैं, खासतौर पर टैक्स कलेक्शन के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत इमरान खान कह कर गए कि हमने जो टैक्स नेट बढ़ाया, टैक्स बेस बढ़ाया और जो टैक्स कलेक्शन थी हम तारीख की आला तरीन सतह पे ले गए। फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्चुअल, रियल, ऑन ग्राउंड क्या हैं और नए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए इस हवाले से चैलेंजेस क्या हैं? शब्बर जैदी साहब। देखिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ये एक हकीकत है कि टैक्स का अमाउंट में कलेक्शन टैक्स की बढ़ी है और तकरीबन 6000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे इस जून 2022 में। मगर जो चीज देखने वाली है वो इसमें ये है कि ये जो आपको इंक्रीज इन टैक्स नजर आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर हमारी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स हैं और इम्पोर्ट की जो रुपी वैल्यू है, क्योंकि वो बढ़ गई है, क्योंकि रुपी अगेंस्ट डॉलर गिर गया था, तो इस वजह से। तो मैं ये समझता हूँ कि टैक्स की बेस में मुझे कोई सब्सटेंशियल बेस में इजाफा नजर नहीं आ रहा, टैक्स की कलेक्शन में जरूर इजाफा है, ये हकीकत है। तो इन दोनों चीजों को अलग अलग देखना पड़ेगा और ये बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि हम पिछले 3.5-4 साल में टैक्स की बुनियादी बेस में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं कर सके हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं शहबाज शरीफ के लिए टैक्स कलेक्शन के हवाले से? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट के लिए क्या कुछ करना चाहिए, इमीडिएट मेजर्स इसके हवाले से? 1 2 3 शब्बर जैदी साहब। देखिए, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है, जो वो इस सिलसिले में जो चीज रिक्वायर्ड है, जो जिसका टैक्स का बेस बढ़ सकेगा, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कर सकेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो एक्चुअली वोट बैंक है वो मिडिल टियर का बिजनेसमैन है और वो सारा डॉक्यूमेंटेशन के खिलाफ है। तो शहबाज शरीफ साहब इतनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट के साथ कोई भी एक्शन नहीं ले सकेंगे जिसमें वो डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ा सकें और वो चीज़ों को सही कर सके। तो मेरा ये कहना है बिल्कुल क्लियर कि पाकिस्तान में जितनी फ्रेजाइल गवर्नमेंट्स आ रही हैं, वो पाकिस्तान में उनकी इतनी फ्रेजिलिटी है कि वो कभी भी टैक्स में बुनियादी रिफॉर्म करने से माजूर हो जाएंगी और ये पाकिस्तान की निहायत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि मैं इस चीज़ को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैंने ही ट्रेडर के साथ कन्फ्रंटेशन लिया था और मैंने ही मैन्युफैक्चरिंग के साथ कन्फ्रंटेशन लिया था कि जब मैं कह रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन की जाए। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा ये समझता है को इम्पोर्ट पे प्रिजम्पटिव टैक्स लेकर या इम्पोर्ट पे टैक्स लेकर पाकिस्तान के टैक्स के मसले को हल कर देगा, तो वो ना वो टैक्सेर को जानता है ना वो पाकिस्तान को समझता है। तो ये जो शॉर्टकट लगाते रहे हैं पास में भी, तो ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है। तो मकसद कहने का ये है कि मुझे शहबाज शरीफ की पोजीशन में कोई सब्सटेंशियल पॉलिसी रिफॉर्म नहीं नजर आती, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की हालत वो नहीं है मजबूत गवर्नमेंट जो कोई मजबूत गवर्नमेंट ये फैसला कर सके। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये गवर्नमेंट अगले 12-14 महीने में इलेक्शन में जाने वाली है और टैक्स के तमाम फैसले हमेशा गैर मकबूल होते हैं। तो ये कोई बड़ा फैसला टैक्स के बारे में नहीं करेंगे और ये इसी बात पे चलते रहेंगे कि जी पिछली गवर्नमेंट की गलती है इसलिए हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट। खुर्रम हुसैन साहब, योर टेक ऑन दिस, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ उनके बहुत बड़े बड़े क्लेम्स कि हमने मईशत को बहुत ज़बरदस्त हालत पे रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत किस सिचुएशन पे मईशत को छोड़ के गई है? क्योंकि आप सबसे बेहतरीन जानते हैं, जानने वालों में से एक हैं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए इमीडिएट चैलेंजेस क्या हैं? 1 2 3 कौन कौन सी चीज़ों पर उन्हें फोकस करना होगा अगर मईशत ठीक करनी है? सबसे बड़ा फोकस तो उनका होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, क्योंकि जिस स्पीड पे पाकिस्तान के ज़र मुबादला गिर रहे हैं अभी, अगर यही स्पीड चलती रही और इस ट्रेंड को रोका नहीं गया तो महीनों के अंदर पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एक क्राइसिस में एंटर कर जाएगा, जिस किस्म के क्राइसिस हम लोगों ने श्रीलंका या लेबनान में देखे हैं। तो ये, और
ये जैसे ज़र मुबादला गिरते हैं इनका इम्पैक्ट एक्सचेंज रेट पे भी आता है, तो और वो फिर आगे महंगाई को फ्यूल करती है चीज़। तो तो ज़र मुबादला की डिक्लाइन को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ उनको करनी होगी कि IMF का जो प्रोग्राम है उसकी बहाली उनको नेगोशिएट करनी होगी। या तो फ्रेश प्रोग्राम, कोई शॉर्ट टर्म या इसी प्रोग्राम को जल्दी से रीनेगोशिएट करके, और इनके पास मोहलत इतनी ज़्यादा नहीं है। अप्रैल में स्प्रिंग मीटिंग्स हो रही हैं IMF वर्ल्ड बैंक की, इनके लिए बेस्ट होगा कि उन स्प्रिंग मीटिंग्स में अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजें एक प्रोग्राम के साथ जो पहले से उन लोगों ने डिस्कस कर लिया हो, और वहां पे ही उसकी साइनिंग अगर हो जाए तो चंद हफ्तों की इनके पास मोहलत है, महीनों की तो है ही नहीं। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स हैं फरीदा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि IMF इनसे मांगेगी कि जो फ्यूल, पेट्रोल और डीजल के ऊपर और पावर के ऊपर जो प्राइस कैप्स लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इमरान खान की गवर्नमेंट की तरफ से, उनको हटाना पड़ेगा। उसके साथ साथ कुछ एमनेस्टी स्कीम भी एक अनाउंस की गई थी, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। वो तो खैर आसान काम होगा इन लोगों के लिए, लेकिन ये फ्यूल और पावर की जो प्राइस कैप्स हैं इनको हटाते साथ इनकी कीमतें एकदम से चढ़ेंगी और वो भी आगे महंगाई को फ्यूल करेगी चीज। तो अभी सबसे बड़े चैलेंजेस इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और महंगाई को काबू में लाने यानी कि खुर्रम हुसैन साहब आप कह रहे हैं कि ये एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे कि महंगाई कम भी करनी है, IMF के पास भी जाना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी करने हैं, डॉलर की प्राइस को भी नीचे लेके आना है। तो ये एक सारा विशियस सर्कल है जिसमें हुकूमत ये फिरती रहेगी, घूमती रहेगी, लेकिन इसमें से निकलने का इमीडिएट कोई सॉल्यूशन आपको नजर आता है? प्लस पिछले 2 दिन से कम हम देख रहे हैं, 2-3 दिन से कि डॉलर का रेट मुसलसल डाउनवर्ड नीचे हो रहा है। इस वक्त भी आज भी जो क्लोज हुआ 182, 181 पे जो है क्लोज हुआ। इसको आप देखते हैं कि ये कोई पॉजिटिव एलिमेंट है, कोई पॉजिटिव जेस्चर है? ये पॉजिटिव एलिमेंट तो है। ये 190 से जो एकदम से 181, 182 पे आया है डॉलर, ये इसलिए क्योंकि जो इमीडिएट पॉलिटिकल क्राइसिस एक था जो पिछले कोई 10 दिनों से चल रहा था, जिसके दौरान लोगों को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान का कोई फंक्शनिंग वजीर आजम है भी या नहीं, कोई काबीना नहीं थी और इसका कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा था। तो उन दिनों में डॉलर्स की डिमांड भी काफी ज्यादा चढ़ गई थी, जो हमें बैंकर्स बता रहे थे, और अनसर्टिनिटी जो आ गई थी उसकी वजह से हो रहा था। अब वो अनसर्टिनिटी जैसे हटी है तो डॉलर वापस एक अपनी लेवल पे आया है, लेकिन इस लेवल पे भी इसको काफी हद तक सपोर्ट्स मिल रही हैं, जिस वजह से ये अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। यहाँ से ऑनवर्ड्स जो आगे वाले हफ्तों में इसकी डायरेक्शन दोबारा से डाउनवर्ड ही होगी, यानी कि 182 से वापस ये चढ़ना शुरू कर देगा अगर कोई एकदम से काफी जल्दी ड्रास्टिक स्टेप्स ना लिए जाएं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को शोर अप करने के लिए। और हमारी तारीख में गरीदा जब भी ऐसी सिचुएशन आई है तो उसको संभालने के लिए हर हुकूमत ने एक ही तरीका किया है। तारीख से मतलब पिछले कोई आप 2-3 हुकूमतें देख लें, और वो ये है कि वो दोस्त मुल्कों से जाके फिर शॉर्ट टर्म में सपोर्ट मांगते हैं। तो अगर शहबाज शरीफ साहब चाइना और सऊदी अरब से इमीडिएट टर्म पे सपोर्ट मांगे कि ऑयल फैसिलिटी और चंद अरब डॉलर ईच के कुछ अगर डिपॉजिट्स आ जाएं, तो फिर शायद ये विशस सर्कल जो आप कह रही हैं वो शायद इतना विशस ना रहे। उसकी वजह से काफी हद तक जो मुश्किल काम अभी नजर आ रहा है वो आसान हो जाएगा, लेकिन काम तो उनको फिर भी वो करना पड़ेगा। जो रिफॉर्म्स हैं और जो IMF की डिमांड्स हैं उनको पूरा करना, और ये इनके लिए इमीडिएट टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है सर, वेरी वैलिड पॉइंट और बड़ा जबरदस्त डिबेट यहाँ पे इस वक्त इकोनॉमी के हवाले से, इकोनॉमिक चैलेंजेस के हवाले से चल रही है। बट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। मेरे साथ डॉक्टर कैसर मंगाली साहब, शब्बर ज़ैदी साहब, खुर्रम हुसैन साहब मौजूद हैं, एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर कैसर साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को, इस मौजूदा हुकूमत को मईशत किस हालत में मिली है? बहुत अच्छी, एक्सेप्शनल, बहुत आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट हालत थी, सेटिस्फैक्टरी थी, या बहुत ख़राब हालत में शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली है? और अब वज़ीर आज़म शहबाज के लिए चैलेंजेस क्या हैं? कौन से 2-3 1 2 3 चैलेंजेस हैं जो उनको इमीडिएटली उनको एड्रेस करना है? मईशत की जो कारकर्दगी है वो पिछले 40 साल से बिगड़ती है रही है, और हम पैबंद लगा के कर्जा लेके इसको चलाते रहे हैं। लेकिन पिछले 3.5 साल में जिस तरह नाअहली के साथ मईशत को चलाया गया पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ।
ये 2018 के मुकाबले में छोड़ के जो गए हैं, वो कह सकते हैं कि इकॉनमी एक डिसरे में है। मतलब सारे जो आदाद व शुमार है वो बिखरे हुए हैं। और ये जिस बेहतरी की बात कर रहे हैं, जिस बेहतरीन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, किसी और इकॉनमी की शायद बात कर रहे हो, लेकिन किसी को अपनी राय कायम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आदाद व शुमार देख लें। इंपोर्ट्स बढ़ते गए, एक्सपोर्ट्स जो है वही खड़े हैं तकरीबन 24 अरब मिलियन डॉलर पे, और पिछले 10 साल से खड़े हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इस दफ़ा जो छोड़ के गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था। अफराद ज़र ने अवाम की कमर तोड़ दी है। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कोई फ़ायदा होगा उनकी कारकर्दगी पे वक्त ज़ाया करने का। सिर्फ इतना ही कहना है कि मईशत तबाह उन हालत में है, और जो हुकूमत आई है शहबाज शरीफ साहब की, उनको वाकई बहुत मुश्किल फ़ैसले करने होंगे और बहुत जहानत से मईशत को आगे लेके चलना होगा। ये कुछ तो लॉन्ग टर्म चैलेंजेस हैं जो मैं जैसे कहा 40 साल से मईशत बिगड़ रही है, उसको तो फौरी तौर पे ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन जो समझ लें कि अगले 6 महीने में जो चैलेंजेस उनको हैं वो इमरान खान हुकूमत के ही करता धरता है। इन्होंने पेट्रोल की प्राइस कम कर दी और बिजली के रेट्स कम कर दिए। दोनों IMF के मुआहदे की मुखालफत है, लेकिन चले IMF की बात ना भी माने तो ये उसी वक्त आप कम कर सकते हैं अगर आप हुकूमत के पास वो रुपए हो उसको फंड करने के लिए, उसको सब्सिडाइज करने के लिए। वो हुकूमत के पास है नहीं, खसारा बहुत बड़ा है। और जो रिपोर्टेड है वो 4.5 खरब रुपए का खसारा है, और जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही है वो शायद 5 खरब से भी ज़्यादा है। इस तरह के खसारे में आप मज़ीद सब्सिडी देंगे तो खसारा ही बढ़ेगा, और जिस मईशत का खसारा बढ़ता रहता है उसकी वो मईशत मुस्तहकम नहीं होती। अफराद ज़र में इजाफा होता है, रुपए की वैल्यू में कमी होती है, जो हम देख रहे हैं होती रही है। तो इस वक्त जो अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उसको रिवर्स किया, पिछली हुकूमत के ये 2 फैसलों को, तो अवाम जो है वो उससे पसंद नहीं करेगी, और यकीनन वो कहेंगे कि जी इससे तो अच्छा इमरान खान था, उसने हमारी कीमत तो कम की। क्योंकि अवाम तो ये नहीं देखती है कि खसारा कितना था और IMF के साथ एग्रीमेंट क्या थी, वो तो देखते हैं कि जी हम क्या कीमत दे रहे हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदेह फैसला होगा मौजूदा हुकूमत, नई हुकूमत के लिए, कि वो उस 2 फैसलों को रिवर्स करे, पेट्रोल की प्राइस बढ़ाए और बिजली के रेट बढ़ाए। अगर ना बढ़ाएं तो खसारा को कैसे डील करें? मेरी अपनी तजवीज़ ये है कि हमारा गैर मुल्क तरक्याती अखराजात जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और उसमें काफ़ी गुंजाइश है कमी करने की। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि इस वक्त कम से कम 6 महीने के लिए पेट्रोल और बिजली के रेट्स वही रहने दें, उसमें कोई इजाफा ना करें, और ये जो खसारा तकरीबन 300 अरब बनता है, इसको कॉरस्पॉन्डिंगली 400 से 500 अरब रुपए ये कम करें दूसरे हेड्स पे जो गैर तरक्याती अखराजात हैं, और ये इस तरह से बैलेंस किया जा सकता है। शब्बर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त हाईलाइट किया कि PMLN की जो एक रही है हमेशा से रिवायती वोटर बेस, वो नहीं है कि जिस पे आप ज़्यादा टैक्स आयद कर सकें। लेकिन ये भी साथ हमेशा से रहा है एक फैक्ट कि जो ट्रेडर बरादरी है, ताजर बरादरी है, ख़ासतौर पे पंजाब की और सेंट्रल पंजाब की, वो भी एक वोटर बेस रही है मुस्लिम लीग नून का एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस। तो आप समझते हैं कि इस ताजर बरादरी को एतमाद में लेते हुए जिस तरह से साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार एमनेस्टी स्कीम्स देते रहे,
है एफबीआर की कलेक्शन को, टैक्स की कलेक्शन को कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है और मईशत को संभाला दिया जा सकता है टैक्स कलेक्शन के साथ? देखिए, मेरा ये व्यू है कि हम मईशत की कलेक्शन को टैक्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं हमेशा से मेरा व्यू ये है कि 6000, अगर 6000 की जगह 6200 हो जाए या 5800 हो जाए, इससे मसला नहीं हल होगा। पाकिस्तान के 3 बड़े बुनियादी मसाइल हैं। एक बुनियादी मसला जो है वो ये है कि हमारा टैक्स का बेस कम है, वो अपनी जगह रहेगा, वो ये सही नहीं कर सकेंगे। दूसरा मसला एनर्जी का है, वो ये सेटल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो बहुत अनपॉपुलर रजीम होगी, क्योंकि जो एनर्जी के सब्सिडीज हैं और एनर्जी की प्राइसिंग है वो इनको एडजस्ट करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तीसरा, ये कभी भी स्टेट एंटरप्राइज के लिए जो आज पॉपुलर रजीम है उसको स्टेट एंटरप्राइज के लॉस को कम नहीं कर सकेंगे। चौथी चीज जो है वो साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट को भी ये कम नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का जो, जिस तरह खुर्रम ने कहा, सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि हम पाकिस्तान को एक ऑक्सीजन सिलेंडर पे डाल दें, मगर वो सर्जरी नहीं होगी। ये पाकिस्तान के मसले का हल नहीं होगा कि पाकिस्तान को एक जाकर 2-4 बिलियन सऊदी अरब से और 2-4 बिलियन चाइना से आ जाए और ये हम एक बढ़ते हुए मरीज को ऑक्सीजन लगा के जिंदा कर दें, ये बिल्कुल गलत होगा। और मगर शहबाज शरीफ की ये मजबूरी होगी। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी आदमी पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शन में रूलिंग पार्टी इलेक्शन में जाएगी और वो रूलिंग पार्टी होगी, वो पाकिस्तान की निहायत बदकिस्मत पार्टी होगी, क्योंकि वो इकोनॉमी को हैंडल वो कर रहे होंगे और वो इलेक्शन में जाएंगे। और वो अगर वो गैर मकबूल फैसले करते हैं तो वो इलेक्शन हार जाएंगे। अगर वो मकबूल फैसले करते हैं तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में खराब कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है शहबाज शरीफ साहब के सामने। और मैं तो, अगर मुझसे वो मशवरा करे या मैं उनको कहूँ, तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि वो बजट से पहले असेंबली को डिसॉल्व करके इलेक्शन कराएं, क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ वो अपने कंधे पर लेकर कोई सियासी कोई अच्छा फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, खुर्रम, आप क्या समझते हैं खुर्रम हुसैन साहब कि ये बजट से पहले एक कोई अच्छा बजट ये हुकूमत तैयार कर सकती है, गिवन जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस है, वो सारी आपने बता दी। एंड वी सॉ दैट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वो गवर्नमेंट में आए थे, वो भी इमीडिएट रिलीफ के लिए सऊदी अरब एंड चाइना की तरफ दौड़े थे, लेकिन वो कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन साबित नहीं हुआ। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो भी सऊदी अरब और चीन की तरफ देख रहे हैं, बट वुड दीज बी एंड कुड दीज बी द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस? नहीं, these are definitely not long term solutions फरीदा। अगर ये long term solutions होती तो हम लोग तो काफी पहले अपने मसलों से निकल आए होते थे, क्योंकि हम लोग कोई 2014-15 से चीन और सऊदी अरब से पैसे ले रहे हैं, और उससे पहले हम लोग IMF और वर्ल्ड बैंक से पैसे ले लेके अपना वक्त ही गुजारा कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आई थिंक ये लोग ये काम करेंगे, बिकॉज वरना इनको जो फैसले करने होंगे दे विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, और उसका जो महंगाई में खास तौर पे असर आएगा, उससे इनकी सियासी जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो बहुत डैमेज होएगी। अच्छा, आपने दूसरा सवाल जो पूछा बजट के बारे में, मेरे ख्याल में अब आप इनवाइट कर रही हैं मुझे फ्यूचर के बारे में बात करने की, तो वो ऑब्वियसली कुछ स्पेक्युलेटिव बात होगी, लेकिन इनकी शहबाज शरीफ साहब की स्पीच जब सुन रहे थे हम लोग, इनॉग्रल स्पीच, तो लग रहा था इनका भी मूड नहीं है इतना ज्यादा कोई मुश्किल फैसले लेने का। मुझे लग रहा है कि जो आने वाला बजट होगा वो भी देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसकी जो अंडरलाइंग असम्पशंस होंगी उनको एग्जामिन करना पड़ेगा कि जो उसमें एक्सपेंडिचर्स उन्होंने प्रोजेक्शंस दी हुई हैं, जो रेवेन्यू प्रोजेक्शंस दी हुई हैं, क्या ये वाकई रियलिस्टिक है। अगर वो रियलिटी को नजर रख के एक बजट बनाए तो वो तो फिर बहुत टाइट बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन कंसिडरिंग कि इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत अभी वो है, कमजोर है, कि बहुत बड़ी कोalition है साथ साथ, और बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी होएगी इनके अगेंस्ट, तो उस सूरत हाल में क्या ये एक टाइट बजट अनाउंस कर सकते हैं? मुझे तो मुश्किल लग रहा है, आई डाउट इट, लेकिन देखेंगे असली में हकीकत में होता क्या। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हुसैन साहब, शबर ज़ैदी साहब, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। ये आप प्रोग्राम आज स्पेशल देख रहे हैं जिसमें हम मुल्क के मशहूर मारूफ इकोनॉमिस्ट के साथ एनालिसिस कर रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और यहाँ से आगे चैलेंजेस क्या है नई गवर्नमेंट के लिए, नए प्राइम मिनिस्टर के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हफीज़ अहमद पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे कुछ सवाल करेंगे।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हम खास तौर पर डिस्कशन कर रहे हैं कि इस वक्त मईशत की सूरत हाल क्या है और नए वज़ीर आज़म, नए गवर्नमेंट के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं और कौन से इमीडिएट मेजर्स उनको आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए देने चाहिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हफीज़ अहमद पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, मुल्क के चोटी के आला तरीन दिमाग हैं, मशहूर मारूफ नाम है इकॉनमी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ अहमद पाशा साहब। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। नई गवर्नमेंट आ चुकी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नई गवर्नमेंट आगाज़ उन्होंने आज से कर दिया है। मुआशी माहिरीन का सबसे पहले उन्होंने इजलास बुलाया, लेकिन आप सर अवाम की रहनुमाई के लिए बता दीजिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिका हुकूमत का क्लेम था कि मईशत बहुत अच्छी हालत में छोड़ के जा रहे हैं, एक्सीलेंट, मोर देन सेटिस्फैक्ट्री, GDP 5% से भी ऊपर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्री ग्रोथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो क्या वाकई ग्राउंड पर फैक्चुअल, एक्चुअल, रियल सिचुएशन ऐसी ही है? किस तरह की हुकूमत को मिली है मईशत इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, और चैलेंजेस क्या हैं सर इमीडिएट? 2-3 चैलेंजेस अगर मैं आपसे पूछूं वज़ीर आज़म शहबाज के लिए, और उनको अपना फोकस किस चीज पे रखना चाहिए इकॉनमी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक लिहाज से जो हमारे मुल्क के हालात आज हैं जी, वो काफी मिलते जुलते हैं 2017-18 से, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने अपना टर्म पूरा किया था और नई PTI हुकूमत आई थी। वो किस लिहाज से मिलता जुलता है? सबसे पहले जो सबसे अहम आदाद शुमार होते हैं उनका हमारे तिजारती खसारे से ताल्लुक होता है। आप ये देखिए कि इस साल पहले 8 महीने में हमारा करंट अकाउंट या तिजारती खसारा जो है तकरीबन 12 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और खतरा ये है कि साल खत्म होने तक ये 18 से 19 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी 2017-18 में, तो एक रिकॉर्ड खसारा छोड़ के गई थी तकरीबन 19 अरब डॉलर का। तो उस लिहाज से हालात मिलते जुलते हैं। रिजर्व्स भी उस वक्त 11 अरब डॉलर थे और आज भी पाकिस्तान के रिजर्व्स 11 अरब डॉलर के लगभग मौजूद हैं। अलबत्ता कुछ फर्क है। फर्क ये है कि जब पिछली हुकूमत यानी कि हमारी PTI की हुकूमत फारिग हुई है, तो उस वक्त अफरात ज़र की रफ्तार बहुत हाई है, 13% के लगभग। और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी तो उस वक्त 4 से 5% की रेंज में अफरात ज़र का रफ्तार थी और खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में बहुत कम इजाफा हुआ था। तो लिहाजा फर्क भी है, और एक लिहाज से तिजारत के लिहाज से मिलता जुलता एक आप समझिए कि सीन है। और अब ये देखना है कि हमारी नई हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब। हफीज पाशा साहब, सर आपके नजदीक, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपके नजदीक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए चैलेंजेस क्या हैं इमीडिएट, 1, 2, 3, और क्या उनको टैकल करना चाहिए सबसे पहले? सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि तिजारती खसारा, रिजर्व्स में कमी, ये बहुत अहम है, इसलिए कि आज पोजीशन ये है कि बहुत से क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जिसमें आज फिच ने भी एक रिपोर्ट पेश की है, उससे पहले आपके मोडीज वगैरह ने कुछ हद तक नेगेटिव रिपोर्ट्स देना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के बारे में। ठीक। और इसके नतीजे में हमें दिक्कत होगी कि बाहर से हम पैसे हासिल करें। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब की कि जल्द से जल्द जो रिजर्व्स हमारे 11 अरब डॉलर पे गिर चुके हैं, तकरीबन 2 महीने से भी कम इंपोर्ट को फाइनेंस कर सकते हैं, उनको किसी तरह से 17-18 डॉलर पे अरब डॉलर पे लाने की कोशिश करें। इसके लिए उन्हें दो तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। एक तो जो माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की जो दोस्ती थी सऊदी अरेबिया और चाइना से बड़ी मुस्तहकम थी, हो सकता है कि उनसे हमें कुछ एडिशनल सपोर्ट मिल जाए। ठीक। दूसरी तरफ जो इक़दामात हमें लेने हैं दरामदात को कम करने के, जिसमें स्टेट बैंक ने अभी दर सूद को 2.5% बढ़ाया है और इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ा दिए हैं,
और भी इक़दाम लेने पड़ेंगे, तौर पे जो नॉन एसेंशियल और लग्जरी गुड्स हैं उन पर वक्ती तौर पर टैक्सेस में बहुत इजाफा करना पड़ेगा, या इस हद तक पे जाना पड़े कि कोटास हम ले आए कुछ चीज़ों पर, गाड़ियों पर, इस तरह की चीज़ों पर। तो शहबाज शरीफ साहब को सबसे पहले हमारा फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन और हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बारे में जो परसेप्शन है, जो नेगेटिव हो चुका है, उससे बेहतर कर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीज अहमद पाशा साहब, बहुत तफसील के साथ बता रहे थे कि चैलेंजेस क्या हैं इमीडिएट नई गवर्नमेंट के लिए, वज़ीर आज़म शहबाज के लिए इकोनॉमिक, और इनका हल क्या है। बल्कि आपने पूरे प्रोग्राम में तमाम पैनलिस्ट से सुना और उम्मीद है कि गवर्नमेंट को यहाँ से डायरेक्शन भी मिलेगी और उसको आगे के लिए बढ़ने में आसानी भी मिलेगी कि चैलेंजेस क्या है, इनको टैकल कैसे करना है। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।